मीडिया को वैसे ऊपर होना चाहिए था, वहां जगह नहीं है। चले फैसलाबाद, आज 8-9 दिन रह गए इलेक्शन को। मैं 22 साल से इस इलेक्शन की इंतजार कर रहा हूं, 22 साल से, और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह एक ऐसी इस मुल्क में तब्दीली लेके आएगा कि हमारा पाकिस्तान आज से 50 साल पहले जो तेजी से ऊपर जा रहा था, इंशाअल्लाह वो सफर फिर शुरू करेगा, ऊंचाई का सफर इंशाअल्लाह फिर शुरू करेगा। अच्छा, नीचे वहां उधर प्लीज नीचे बैठ, मैं ये जरा स्टेज सेट कर लूं, फिर मैं अभी आपसे बात करता हूं। नीचे नीचे अच्छा, फैसलाबाद आपके एक सियासतदान ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया है। कौन सा सियासतदान ऐसा बयान दे सकता है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से उसका इस्तकबाल करना हज से भी बड़ा काम है? कौन अहमक, बेवकूफ, गधा ऐसा बयान दे सकता है? पहली चीज तो इसको इस्लाम की नहीं समझ कि 5 फराइज जो फर्ज है हर मुसलमान पे, उनमें से एक हज है। और ये कहना कि मुजरिम आजम को एयरपोर्ट से रिसीव करना वो हज से भी बड़ा काम है। एक वो आदमी जिसको इस्लाम की समझ नहीं, वो ये कह सकता। दूसरी चीज कि वो आदमी जो कि एक मुजरिम को जो ये कहे कि एक मुजरिम को का जाके इस्तकबाल करो, जिस मुजरिम ने इस कौम के 300 अरब रुपया, 30,000 करोड़ रुपया अपने बच्चों के 16 कंपनीज में डाला है, उसको जाके रिसीव करो। या तो वो ये होगा कि वो इतना गधे की तरह बेवकूफ है कि अच्छे बुरे की तमीज नहीं पता उसको। ये सोचे कि आपके घर में कोई डाका मारता है, आप डाकू को पकड़ लेते हैं, क्या डाकू को आप हार डालेंगे? क्या डाकू को कंधों पे उठाएंगे या उठा के जेल में डालेंगे? ये वो काम कर रहे हैं फैसलाबाद के लोगों और पाकिस्तानियों जो मेरी बात सुन रहे हो। एक कौम तबाह तब होती है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है। एक कौम में पहले इखलाकियात मरती हैं, जिसको कहते हैं मॉरल कोलैप्स, उसके बाद कौम मरती है। जब आप एक आदमी जो लोगों का पैसा लूटता है उसको जाके एयरपोर्ट रिसीव करते हो, तो आप क्या पैगाम दे रहे हो अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि चोरी और डाका बुरी चीज नहीं है, झूठ बोलना अदालतों में बुरी चीज नहीं है। मुल्क लूटो, ज्यादा लूटो, ताकि आपको 40 गाड़ियों का एस्कॉर्ट मिले। यानी सिर्फ ये जो जेलों में चोर भरे हुए हैं, इनकी सिर्फ ये गलती है कि ये छोटे चोर हैं, इन्होंने मामूली चीजें चोरी की हैं, इसलिए जेलों में है।
इनको आप ये सबक दे रहे हैं कि अगर चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारना, क्योंकि इस मुल्क में जो बड़ा डाका मारता है उसको पकड़ता नहीं है अब तक। वो पुलिस जिसका काम है इनको जेलों में डालना, वो पुलिस इनको एस्कॉर्ट देती है। जिनका काम, जिन इदारों का काम इस तरह के कौमी मुजरिमों को पकड़ के सजाएं देना, वो कौमी इदारे इनके नीचे होते हैं। और ये था पाकिस्तान का अलमिया। अगर ये मुल्क अजीम मुल्क नहीं बन सका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत जबरदस्त हमारे लिए हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोरों के लिए दूसरा कानून था। ये है तबाही। एक कौम जब तबाह होती है तो ये होता है। मैं आज ये राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को, ये बेवकूफ नहीं है, ये वाकई इस तरह की चीज कहता है कि लोग जाके रिसीव करें। क्यों? क्योंकि राणा सनाउल्लाह को पता है कि अगर लोग, लाखों लोग निकलाते एयरपोर्ट पे और नवाज शरीफ को हीरो बना देते तो नून लीग ने फिर इलेक्शन जीत जाना था। और अगर इलेक्शन जीत जाना था तो राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को फिर 5 साल मिल जाना था जुल्म करने के लिए इस कौम पे। ये इसलिए चाहता था, इसको पता था कि इसने चोरी की है। नौजवानों, ये वक्त है ये राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को शिकस्त देने का, आबिद शेर अली जैसे लोगों को शिकस्त देने का। ये वक्त है कि आप निकल के वोट डालें इनको हराने के लिए। ये ना देखें, प्लीज बैठ जाए जॉय साहब, इसको बैठा दे। ये वक्त है, ये अल्लाह ने आपको वक्त दिया है। जो कभी कभी अल्लाह किसी कौम को वक्त, मौका देता है, हम अपनी तकदीर बदले, हम अपना रुख बदले। हम ये जो चोरों के शिकंजे में मुल्क 30 सालों से फंसा हुआ था, हम इन चोरों को 25 जुलाई को शिकस्त देके तो अपनी कौम को उठाएं, अजीम कौम बने। राणा सनाउल्लाह के मुतालिक तहरीक इंसाफ नहीं है कह रही, इमरान खान ये नहीं कह रहा। जरिए शहरियों को कत्ल करवाया, जिसमें 2 औरतें थी, एक प्रेग्नेंट थी, 2 फुट से मुंह में गोलियां मारी उनके। ये वो शामिल नहीं है। ये 18 कत्ल इसने कोई और करवाए हैं। कोई कब्जा करवाने लगा था, लोग कब्जा नहीं छोड़ा थे, मरवा दिया लोगों को। तो इनको, आबिद शेर अली जैसे लोगों को और ये राणा सनाउल्लाह जैसे कातिलों को, ये है वक्त। मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं, आपने अब मेरे लिए नहीं निकलना, मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलना है। अल्लाह ने मेरे पर खास करम किए हुआ है। मुझे किसी पाकिस्तानी को कोई इतना नहीं जानता। 40 साल से ये कौम मुझे जानती है। जो मैंने अल्लाह से मांगा उसने मुझे दिया। मैं खुशकिस्मत आदमी हूं। ये जंग इस मुल्क की जंग है, ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आज आपको बताता हूं कि ये जो चोरी जब करते हैं, ये जब करप्शन करते हैं, तो आपको क्या नुकसान होता है। जब 22 साल पहले मैंने पार्टी बनाई, मैं लोगों के पास जाता था, समझाता था कि ये करप्ट है दोनों जमातों की लीडरशिप, और ये आपका पैसा चोरी कर रहे हैं। तो लोग मेरी शक्ल देखते थे कि ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं।
करप्शन करते होंगे, हमारा क्या फर्क। मैं आज आपको बताता हूं, या हमारी बहनें भी बैठी हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं अब आपको बताता हूं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। जो घर में हमारी माएं बहनें जो सौदा लेती हैं, उनको पता है कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है। मैं ये आपको इसलिए बताता हूं कि 10 सालों में, अब सुने जरा, ये नौजवान अभी नारे नहीं मार रहे, 10 सालों में जब ये दो जमातें आई, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, यानी कि इन्होंने चार्टर ऑफ मुकमुका साइन किया। दोनों ने फैसला किया कि तुम जितनी मर्जी करप्शन करोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बारी जब आएगी तो तुम कुछ ना कहना। इन्होंने मिलके 10 सालों में जो मुल्क का दिवालिया निकाला है, वो मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं कि आपको क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान का 60 सालों के अंदर कर्जा 10 साल पहले कितना था? 6,000 अरब। 6,000 अरब कर्जा इस मुल्क का 60 साल की तारीख में था। सिर्फ पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से 27,000 अरब पे कर्जा पहुंचा है। 27,000 अरब, यानी कि 21,000 अरब रुपया 10 सालों में इस कौम पे कर्जा चढ़ा है। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जैसे जैसे कर्जा चढ़ता गया, कर्जों की किस्तें वापस करनी थी जो कर्जे दे रहे थे, कर्जों की किस्तों वापस करने में आप पे टैक्स लगाए गए, हर चीज महंगी की गई, क्योंकि उन्होंने कर्जे वापस करने थे। कर्जे वो ले रहे थे, कीमत आप अदा कर रहे थे। अमीर वो हो रहे थे, गरीब आप हो रहे थे, मकरूज आप हो रहे थे। कर्जे 21,000 अरब रुपया 10 साल में कर्जा लिया गया। किधर गया? कौन सी कितनी बड़ी डैमें बनी, कौन से मुल्क में खुशहाली आई, लेकिन आपको कर्जा देना पड़ा। और अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या 10 सालों में। 10 साल पहले, मेरी बहनों आप खास तौर पर ये सुने, 10 साल पहले बिजली की कीमत 2 रुपए 13 पैसा यूनिट थी। 2 रुपए 13 पैसे। आज बिजली की कीमत 9 रुपए 86 रुपए कीमत है। 400 गुना बिजली बढ़ी। इस बिजली बढ़ने से फैसलाबाद के अंदर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका बेड़ा गर्क हो गया। बिजली और गैस कितनी बढ़ी ये सुने जरा। 10 साल पहले गैस का यूनिट की कीमत थी 150 रुपया। आज एक गैस के यूनिट की कीमत है 573 रुपया। जब बिजली और गैस इतनी बढ़ी, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाए, टैक्स इसलिए लगाए कि कर्जे देने थे, तो क्या हुआ? यहां की आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी बिजली भी सस्ती थी, उनकी गैस भी सस्ती थी। तो हमारी जो इंडस्ट्री थी मुकाबला ही नहीं कर सकी उनका, या बंद होनी शुरू हो गई। नौजवान बेरोजगार होने शुरू हो गए, लोग मजदूर सड़कों पे आ गए। आज हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई। हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की ऊपर जा रही है। पाकिस्तान की 25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई है, 19 अरब डॉलर। हमारी कम हो रही है, यानी हमारी दौलत कम हो रही है, बर्रे सगीर में लोगों की दौलत बढ़ रही है, क्योंकि इन्होंने टैक्स लगा के इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी कि इंडस्ट्री को पहले नुकसान हुआ। दूसरा,
अब घरों में मुझे बताएं, मजदूरों की कितनी तनख्वाहें बढ़ी होंगी, लोगों की कितनी तनख्वाहें बढ़ी होंगी। जितनी बिजली और गैस बढ़ गई, कितने लोग बेचारे बिजली के बिल दे सकते हैं, गैस के बिल आज दे सकते हैं। गुर्बत बढ़ गई। अब आगे चलें। आटे की कीमत 2008 में 13 रुपए केजी था, आज 45 रुपए केजी है। दाल एक ऐसी चीज है जो हर बेचारा गरीब आदमी खाता है। 2008 में 55 रुपए केजी, आज 90 रुपए केजी। दूध, अब ये जरा सुने, दूध ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है? 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती, प्रोटीन नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलती। उनके ना जहन पूरे बढ़ते हैं, ना उनके कद पूरे बढ़ते हैं। 45% बच्चों को। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, ये जरा सुने, दूध आज से 10 साल पहले दूध था 25 रुपए केजी का। 2008 में दूध पहुंच गया है 100 रुपए केजी। अच्छा, अब सुने जरा फैसलाबाद के नौजवानों, क्योंकि मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, क्योंकि नौजवान, ये आपके मुस्तकबिल की मैं बातें कर रहा हूं। ये जरा सुने आप, अमेरिका में और बर्तानिया में, अमेरिका में और बर्तानिया में जो कम से कम तनख्वाह कानून के मुताबिक एक आदमी को मिलती है, कम से कम, वो है 2 लाख रुपया महीना। फिर से 2 लाख रुपए महीना मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह, बर्तानिया में भी, अमेरिका में भी। पाकिस्तान में कितनी है? 15,000। पाकिस्तान में है 15,000 रुपए। ठीक, अब ये याद रख लें, यहां 15,000 रुपए महीना कम से कम तनख्वाह है। अमेरिका में और यूरोप में 2 लाख रुपए महीना कम से कम। अब ये देखें, दूध यहां बिक रहा है 100 रुपए लीटर, और वो नेस्ले का कितना बिक रहा है? 100। नेस्ले का 1 लीटर का दूध 130 रुपए, 130 रुपए लीटर नेस्ले का। अब अमेरिका में और बर्तानिया में दूध कितने का बिकता है? अब सोचें कि अगर 2 लाख रुपए कम से कम तनख्वाह है, तो वहां तो दूध महंगा होना चाहिए। ये सुने जरा, बर्तानिया में 1 लीटर दूध 40 रुपए का है। अमेरिका में 60 रुपए लीटर है। जिधर 2 लाख रुपए कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज है, वहां आप देखें कि वो अपने लोगों के लिए सस्ता करते हैं जो चीजें आम आदमी के लिए जरूरी है। तो एक जगह 40 रुपए लीटर, एक जगह 60 रुपए। पाकिस्तान में नेस्ले का कार्टन 130 रुपए लीटर का बिकता है, जिधर सिर्फ 15,000 रुपए कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज है। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये है, जब करप्शन होती है एक माशरे में, तो इंसानों से ये होती है, आप गरीब हो जाते हैं, कौम गरीब हो जाती है, कौम की दौलत कम हो जाती है। ये जो मैं 22 साल से लगा हुआ हूं लोगों को जगाने के लिए, ये मैं लोगों को ये समझा रहा था कि ये मुल्क, आपका मुल्क, नौजवानों, आपका मुल्क आज से 50 साल पहले ये सारे एशिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, ऊपर जा रहा था। ये मुल्क में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए। हमारी सिविल सर्विस, यही पाकिस्तान की इंतजामिया सिविल सर्विस सारे एशिया में बेहतरीन मानी जाती थी। यही सिविल सर्विस और 60 की दिहाई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए।
तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, सस्ती बिजली, इंडस्ट्री हमारी ऊपर उठी हुई थी, मुल्क आगे जा रहा था। सबसे बड़ी बात कि तब करप्शन नहीं थी, मामूली करप्शन थी। तब करप्शन ना होने के बराबर थी। हमारे इदारे मजबूत थे। हमारी पीआईए जो आज कर्जों में दब गई है, दुनिया की मानी हुई एयरलाइन थी। इसने एमिरेट्स बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, इसने सऊदीया बनाने में मदद की, वो था पाकिस्तान। हमारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। और आज अगर मुल्क नीचे गया है तो उसकी वजह एक है। क्या है वो? शुक्र है करप्शन। 22 साल के बाद आप समझ गए हैं क्या है करप्शन। कैसे करप्शन कौम को गरीब करती है, कैसे गरीब को गरीब करती है। और मैं 22 साल पहले मैंने ये 2 करप्शन के बादशाहों के खिलाफ कैंपेन की। एक था जरदारी और दूसरा था नवाज शरीफ। 22 साल पहले। और अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि मैं देर लगेगी लेकिन सच को मैं हमेशा सामने लेके आऊंगा। तो आज जब अडयाला जेल में नवाज शरीफ बैठा हुआ है, मजलूम और मासूम सी शक्लें बना रहा है, बड़े बड़े ड्रामे हो रहे हैं, इंडियन फिल्म बॉलीवुड के ड्रामे हो रहे हैं कि जनाब पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया। बेटा एक 600 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, आपका पैसा चोरी होकर बाहर गया है। दूसरा बेटा अरबों रुपए के घर में रहता है, अरबों रुपए इनकी बिजनेसेस हैं, इनकी कंपनीज में। सारा पैसा ये कौम का लूट के बाहर लेके गए। वहां गरीब लोग बेचारे जेलों में पड़े हुए। मुझे अभी भी याद है 8 दिन मैंने भी जेल में गुजारे, 8 दिन मैंने भी जेल में रहा। मुझे कभी नहीं भूलता जो मेरा कमरा साफ करने वाला 23-24 साल का लड़का था, मुझे कहता कि मुझे सबसे बड़ा मसला था उसका, एक आदमी कमाने वाला घर में, उसको फिक्र पड़ी हुई थी कि मेरे माँ बाप का और मेरी बीवी और 2 बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। कोई पूछने वाला नहीं है। वहां तो कोई ड्रामे नहीं हुए, वहां तो कोई रोना धोना नहीं हुआ। एक बेचारा और छोटी मामूली चीज में जेल में था। यहां बेरोजगार फिर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है अपने बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने का, बीमार हो जाए उनके पास पैसा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो इलाज होता है वो होने के लिए कई अस्पतालों में 4-4 लोग बिस्तरों में हैं। और वहां मजबूरी में एक गरीब आदमी चोरी करता है, उसको उठा के जेल में फेंकते हैं। जो 330,000 करोड़ रुपया इस मुल्क का बाहर लेके जाता है, उसके लिए जनाब रोने धोने हो रहे हैं, मजलूम मासूम ड्रामे। और मैं उन सहाफियों से पूछता हूं, वो जो सहाफी अपने जमीर बेच के इसको हीरो बना रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हें अपने बच्चों का कोई फिक्र नहीं कि यहां करप्शन इस मुल्क को मकरूज कर दिया है, मुल्क का मुस्तकबिल इन्होंने अंधेरे में डाल दिया है चोरी कर करके। और आप जनाब इसको चढ़ा रहे हैं एक मुजरिम को। अभी मैं कोयटा से आया, आज 230 लोग एक दहशतगर्दी में बेचारे शहीद हुए हैं, 230 लोग। और मैं देख रहा हूं कि वो ड्रामे सारे जनाब अडयाला में चला गया, अब ये हो गया, अब एयर कंडीशन नहीं है, अब पता नहीं खाना कैसे मिलेगा। कि आप बाकी लोगों का सोचते हैं, जो बाकी लोग जेलों में भरे हुए हैं, सोचते हैं उनका? कभी किसी ने फिक्र किया है? कभी सोचा है कि पाकिस्तान के जेलों में इंसानों से क्या होता है? कभी सोचा है? जाके जेलों में देखें जो इंसानों का हाल है इन जेलों में। जिस जेल में जिस कमरे में 10 लोग आने होते हैं वहां 30 लोग घुसाए हुए हैं।
लोगों का हाल देखें, वहां हमें कोई फिक्र नहीं है। इसलिए फैसलाबाद याद रखें, ये याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा ताकतवर के लिए एक जेल, वीआईपी जेल, कमजोर बेचारे के लिए जो हालात है जेलों में। तो मैं अब सबको पहले तो मुबारकी देता हूं, अब सबको मुबारक हो। अब फैसलाबाद की मैं बात करना चाहता हूं, दो चीजें। सबसे पहले जो इर्द गिर्द किसान हैं यहां, जिन बेचारों ने सारा साल मेहनत कश लोग गन्ना उगाते हैं, उसके बाद शुगर मिल जो उनसे बर्ताव करती है, मैं आज इंशाल्लाह हमें मौका मिला, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे। जो भी शुगर मिल गन्ना लेके किसानों को पैसे पूरे नहीं देती, 1 लाख रुपया उसने देना है और एक महीने में एक साल में नहीं दिया तो जितना उसके ऊपर एक बैंक में रख के एक बैंक कर्जा देता है 1 साल के लिए किसी को, उसी जितना इंटरेस्ट हम उसको चार्ज करेंगे और हम उस किसान को पैसा देंगे। जो शुगर मिल किसानों को पैसे नहीं देती, जो शुगर मिल किसानों को पैसे नहीं देती हुए उन्होंने ना दिया, थोड़ी देर के बाद उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे हम। जिस तरह आप डिफॉल्टर को ब्लैकलिस्ट करते हैं, उनको भी डिफॉल्टर में डालेंगे हम। और किसानों के लिए हम इंशाल्लाह ट्यूबवेल के ऊपर वही रेट देंगे जो हिंदुस्तान के किसान को ट्यूबवेल पे मिलता है। हम किसानों के लिए वही मौके देंगे हिंदुस्तान के किसान से मुकाबला करने के लिए, जो इंशाल्लाह हम अपनी टेक्सटाइल को देंगे, वो भी हिंदुस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला करने के लिए उनको भी बिजली और गैस उसी कीमत पर देंगे जो बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में दी जाती है, ताकि हमारी टेक्सटाइल खड़ी हो। 60% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैक्ट्रियों की जगह रियल एस्टेट, अपनी फैक्ट्रियां बंद करके हाउसिंग स्कीम्स बन रही है। ये हम रोकेंगे, टेक्सटाइल को रिवाइव करेंगे, टेक्सटाइल को खड़ा करेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिले, ताकि एक्सपोर्ट करें, ताकि मुल्क में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, मुल्क अमीर हो, मुल्क में माल बने। तो इंशाल्लाह एक तो टेक्सटाइल के लिए मैं कह रहा हूं, लूम वाले बेचारे जो छोटे छोटे लोग जिनकी लूम थी 80% वो बंद हो गई है, उनके लिए भी स्पेशल एक 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे, उनके लिए काम आसान करने के लिए, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ी बेरोजगारी है। तो लूमों की जो छोटे छोटे लोग घरों में लूमें लगाई हुई थी, इंशाल्लाह उनके लिए भी हम हर वो काम करेंगे ताकि वो फिर से अपनी बिजनेस चला सके। और यहां फैसलाबाद में बड़ी अकलियतें हैं, मसीह बिरादरी बड़ी है। मैं आपको आज खड़ा होकर कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जब कानून की बालादस्ती होगी, कानून का मतलब कि कमजोर को ताकतवर से हिफाजत, कानून का मतलब कि कमजोर और ताकतवर एक बराबर। मैं सारी अपनी अकलियतों को कहता हूं कि इंशाल्लाह आपको हम बराबर के शहरी बनाएंगे, आपको पूरा मौका देंगे कि आप भी पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने में पूरी तरह शिरकत करें। और फैसलाबाद के नौजवानों, आपके लिए सबसे बड़ा मसला आपका बेरोजगारी है। हम एक पूरा प्रोग्राम ला रहे हैं रोजगार देने का, पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि कैसे हमने आपको रोजगार देना है, जिसमें 50 लाख घर इंशाल्लाह 5 सालों में हम शुरू करेंगे, छोटे छोटे घर, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को घर मिले, उससे और फैक्ट्री चले, उससे हमारी मैशत उठे। तो एक वो, दूसरा जगह जगह हम टेक्निकल एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे ताकि हुनर सीख सके और हुनर सीख के नौजवान नौकरियां ढूंढ सके। जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में जो 90% वहां बच्चे स्कॉलरशिप पे हैं, 90%, और जैसे ही क्लास ग्रेजुएट की 92%
ग्रेजुएट्स जो किए, जो तालिब इल्म ने ग्रेजुएट किया, 92% को एकदम नौकरियां मिल गई और अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई। तो इंशाल्लाह हर जगह टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपके लिए बनाएंगे। और जो आखिर में ताजर बिरादरी मेरी बात सुन लो। अब तक तो आप ये नवाज शरीफ के साथ थे, तो पंजाबी में कहते हैं हुन मजा आ गया, देख लिया आपने। हम इंशाल्लाह ताजरों को इसलिए उठाएंगे कि बिजनेस उठेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, मुल्क में दौलत बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह। एक ये मुल्क वो बनेगा पाकिस्तान जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाब थी, जो इलामा इकबाल ने सोचा था, और जो आखिर में सारा पाकिस्तान का मसला बनता जा रहा है वो है पानी। पानी के लिए हम इंशाल्लाह पूरी आपके लिए पॉलिसी लेके आएंगे। पानी इस मुल्क का कैसे हर शहर में हमने देना है और किसानों के लिए हमने कैसे पानी देना है, इंशाल्लाह वो हमारी पूरी पॉलिसी आ रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।